हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर लेटर टू गॉड का सॉल्यूशन, जो कि 10th क्लास की सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। तो आज जो हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन, और साथ ही साथ जो अदर थिंग्स है, जो ग्रामेटिकल थिंग्स है, उसका हम इसमें सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक में आपको चैप्टर जो हम लेसन पढ़ते हैं उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और जो सेकंड जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है और ग्रामेटिकल जो थिंग्स है उसका सॉल्यूशन इसमें मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप दोनों ही तरह की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं लेटर टू गॉड के जो क्वेश्चन आंसर उसके सॉल्यूशन को देखना। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड का पूरा सॉल्यूशन, जिसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको आज हम पूरा हिंदी में समझने वाले हैं कि इसका क्या मीनिंग और पूरे चैप्टर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो इसका मतलब है कि लेंचो ने किस चीज़ की उम्मीद की थी। तो इसका आंसर देखिएगा, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। तो देखिए, लेंचो ने किस चीज़ की उम्मीद की थी, वो थी एक गुड रेन की, एक अच्छी बारिश हो जाए इस तरह की वो उम्मीद करता है, जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी एक अच्छी हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। तो देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन वो है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कोइंस। तो लेंचो यहाँ पर रेन ड्रॉप्स को एक न्यू कोइन की तरह क्यों बोलता है। तो इसका आंसर है, लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कोइंस बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन अ मोर प्रॉस्पेरिटी। तो देखिए, जो लेंचो होता है वो क्या करता है, कंपेयर करता है रेन ड्रॉप को विथ न्यू कोइंस। तो वो रेन ड्रॉप्स को बिल्कुल नए कोइन की तरह कंपेयर करता है, जो कि क्या करती है, जो रेन ड्रॉप्स होती है वो क्या करती है, प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट। तो एक जब ये अच्छा मतलब पानी गिरेगा, अच्छी वर्षा होगी, तो उससे क्या होगी, एक अच्छी फसल होगी जिससे और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी। इस वजह से वो क्या करता है कि जो रेन ड्रॉप्स होती है उसको एक न्यू कोइन की तरह मानता है। अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। तो देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि रेन जो थी, बारिश जो थी, वो किस रूप में बदल गई। तो यहाँ पर हाउ का मतलब है किस रूप में, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो की जो फील्ड थी मतलब उसके जो खेत थे उसको क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ पर आंसर है द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि जो रेन थी वो क्या हो गया कि अचानक से वहाँ पर हेल स्टोन गिरना चालू हो गए, मतलब ओले गिरना चालू हो गए। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, और क्या हुआ कि अचानक से एक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार आंधी आना चालू हो गई, एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विथ रेन। और अचानक से क्या हुआ, बारिश के साथ में ओले गिरना चालू हो गए। अब देखिए आगे जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है, ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन। और वेदर कंडीशन के कारण क्या हुआ कि जो लेंचो था उसकी फील्ड में जितनी भी मतलब उसकी जो फील्ड थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। अब चलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। तो देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब हेल स्टॉप हुई, मतलब जब बारिश होना बंद हुई, जब ओले गिरना बंद हुए, तो लेंचो की क्या फीलिंग थी। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेंचो वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ आफ्टर हेल स्टॉप। तो देखिए, हेल की यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गई है, पीडीएफ फाइल है इस वजह से, तो मैं इसमें कोई करेक्शन कर नहीं पाऊंगा। तो जो हेल की स्पेलिंग है वो है HIL, मतलब कि जैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही हेल स्टॉप हुई, जैसे ही बारिश रुकी, मतलब ओले गिरना बंद हुए, तो उसके मन में एक दुख था, है ना, फिल्ड विथ ग्रीफ, मतलब उसकी आत्मा जो थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। एज एवरीथिंग वॉज रूइंड, क्योंकि क्या हुआ था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका था। एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ। तो देखिए, ऐसा कुछ वहाँ पर बचा नहीं था कि वो अपनी फैमिली को खिला पिला सके। ही कुड सीक ब्लैक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, और वो देख सकता था एक बेरंग फ्यूचर जो था, आगे आने वाला जो भविष्य था वो कुछ भी नहीं था, वो आसानी से इस चीज़ को देख सकता था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, वॉट डिड ही डू। तो देखिए, यहाँ पर दो बात पूछी गई कि हु मतलब किसके अंदर उसका लेंचो का फेथ होता है, और उसका जो फेथ होता है वो क्या होता है, मतलब भरोसा क्या होता है। और एक और जो बात कही गई है वो है वॉट डिड ही डू, और वो क्या करता है। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया आंसर में
लेंचो एट फर्म फेथ इन गॉड। तो पहली बात तो ये कि लेंचो का जो भरोसा था वो किसके अंदर था, गॉड के अंदर, भगवान के अंदर। और क्या था वो भरोसा, वो हम आगे पढ़ते हैं। ही बिलीव्ड दैट गॉड्स इज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम। तो उसका जो भरोसा था वो ये था कि भगवान की आंखें जो है सब कुछ देख सकती है, यहाँ तक कि किसी के मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान देख सकते हैं। और साथ ही साथ भगवान जो है किसी भी व्यक्ति की जो वो परेशानी में होता है तो उसकी मदद करते हैं। और उसके बाद वो क्या करता है, देखिए यहाँ पर बोला गया है व्हाट डिड ही डू। तो वो क्या करता है, ही रोट अ लेटर टू गॉड, और वो भगवान को एक लेटर लिखता है डिमांडिंग हिम 100 पेसोस टू सो हिज फील्ड अगेन। और अपनी फील्ड को वापस से उसमें मतलब बोने के लिए भगवान से पैसों की डिमांड करता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु रीड द लेटर। लेटर को कौन पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर पी जो है उसको आप कैपिटल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि जो लेंचो होता है वो लेटर लिखता है तो उसे कौन पढ़ता है, तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। और जो पोस्ट मास्टर होता है पोस्ट ऑफिस का वो उस लेटर को रीड करता है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। तो वो लेटर पढ़ने के बाद जो है पोस्ट मास्टर क्या करता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ट। पहले तो वो हंसता है बट देन ही बिकेम सीरियस। और अचानक से वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। और अचानक से जो राइटर होता है, मतलब राइटर कौन है यहाँ पर, लेंचो जिसने कि लेटर लिखा है, उसके जो फेथ को देख करके अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक दिस फेथ। और इस ये जो भरोसा होता है उसको वो क्या करता है कि हिलाना नहीं चाहता था, मतलब वो जरा सा भी वो अपना अविश्वास करने लग जाए लेंचो, ऐसा वो नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। और उसने क्या किया, डिसाइड किया, पैसा इकट्ठा किया, है ना, और उसके बाद लेंचो को उसको सेंड कर दिया। तो चलिए यहाँ पर जो पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 7 का वो है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। तो क्या लेंचो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी हिंदी की, क्या लेंचो खुश था उस लेटर को देख करके जिसके अंदर पैसा भरा हुआ था या पैसा था। तो देखिए यहाँ पर आंसर है लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। तो देखिए लेंचो बिल्कुल ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ था उस लेटर को देख करके जो कि पैसों से भरा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री। तो किस चीज़ ने लेंचो को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। तो देखिए आंसर है यहाँ पर व्हेन ही सॉ मनी। जब उसने पैसा देखा, इट मेड हिम एंग्री। तो इस वजह से उसे गुस्सा आ गया, इस चीज़ से उसे गुस्सा आया। बिकॉज देयर वर 70 पेसोस बट ही डिमांडेड 100 पेसोस। क्योंकि उसमें क्या थे, 70 पेसोस ही थे और उसने कितने की डिमांड की थी, 100 पेसोस की डिमांड की थी। अगर देखिए क्वेश्चन आंसर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो यू कैन रीड द चैप्टर। आप चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं थिंक अबाउट द टेक्स्ट। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इसको भी हम हिंदी में समझते हैं। तो सबसे पहले हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि लेंचो का भरोसा किस में होता है और कौन से ऐसे सेंटेंसेस है इस स्टोरी के अंदर जो आपको ये बताते हैं कि उसका भरोसा इस चीज़ में है। तो सबसे पहले तो हम पहला आंसर देखते हैं कि लेंचो का फेथ किस में था। तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो का जो सबसे ज़्यादा भरोसा था वो किसके अंदर था, भगवान के अंदर। द सेंटेंसेज इन द स्टोरीज दैट शोज दीज आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज जो कि दिए गए हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, तो चलिए हम उसको पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस है बट द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप द हेल्प ऑफ गॉड। तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है जिसमें वो भगवान का जिक्र करता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उसका भगवान में भरोसा था। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस है गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी। अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो देखिए यहाँ पर भी वो बार बार भगवान का जिक्र करता है। दूसरा सेंटेंस है तो यहाँ पर वो रोट मतलब क्या करता है, ही रोट लेटर के अंदर भगवान का जिक्र करता है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा सेंटेंस है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। तो देखिए जब एनवेलप पर वो लिखता है तो वहाँ पर भी टू गॉड लिखता है, मतलब यहाँ पर भी वो भगवान का जिक्र करता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ उसका भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा था। अब एक और जो 4th नंबर का सेंटेंस है वो देखिए यहाँ पर ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। तो देखिए यहाँ पर भी भगवान का जिक्र करता है, पूरी रात सोचता है भगवान के बारे में। whose eyes as he had been instructed see everything even what is
इन वंस कॉन्शियस, कि एक किसी के व्यक्ति के मन में क्या है वो भी भगवान की आंखें देख सकती है, तो वो इस तरीके से मतलब भगवान के बारे में सोचता है। तो देखिए यहाँ पर 5th नंबर का एक और सेंटेंस है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो देखिए यहाँ पर भी भगवान का जिक्र किया गया है कि भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते और कभी भी वो देने के लिए मना नहीं करते जिसकी हम रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से। अब देखिए यहाँ पर 6th नंबर का एक और सेंटेंस है, ही सेड गॉड of the money that I asked for only 70 pesos reached me, send me the rest since I needed it very much, नीड इट वेरी मच। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, वापस से यहाँ पर गॉड का जिक्र किया गया है, भगवान का जिक्र यहाँ पर भी किया गया है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो लेंचो है उसका भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। तो देखिए बोला गया है कि लेंचो को पोस्ट मास्टर ने मनी क्यों भेजी। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वो लेटर के ऊपर जो है गॉड साइन क्यों करता है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। पोस्ट मास्टर मूव्ड बाय लेंचोस कंप्लीट फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर होता है उसका पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है लेंचो का फेथ देख करके। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, और इस वजह से वो क्या करता है, डिसाइड करता है मनी को भेजने का डिसाइड करता है। किसको, लेंचो को। आगे बोलता है, मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, सो ही साइंड द लेटर गॉड। तो देखिए जो इसके अलावा क्या करता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो नहीं चाहता है कि जो लेंचो है उसका भरोसा भगवान पर से उठे, इस वजह से वो क्या करता है कि उस लेटर के ऊपर साइन कर देता है, किसके, गॉड के, भगवान के। चलिए अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई नॉट। तो देखिए यहाँ पर आंसर है, नो लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। लेंचो कोशिश नहीं करता पता करने की कि उसको पैसा किसने भेजा है। दिस इज़ बिकॉज, इसलिए, ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड। देखिए वो इसका ऐसा भरोसा होता है कि वो बिल्कुल शक नहीं कर पाता है कि भगवान के अलावा भी कोई और यहाँ पर हो सकता है जो उसको पैसा भेजे। हु वुड सेंड हिम द मनी, कि कोई और उससे पैसा यहाँ पर भेजे। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, भगवान में उसका भरोसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंड हिम द मनी, और वो भरोसा करता है कि भगवान ने उसे पैसा भेजा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th जो क्वेश्चन है वो है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, वॉट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। अब देखिए यहाँ पर आयरनी सिचुएशन की बात की गई है, किसी सिचुएशन होती है उसको हम देखते हैं। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज़ एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। तो देखिए किसी भी चीज़ का अनएक्सपेक्टेड जो एस्पेक्ट होता है, जो कि हम नहीं चाहते और उसका अपोजिट अगर हो जाए तो उसको हम आयरनी सिचुएशन बोलते हैं। Irony situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected। तो देखिए आयरनी सिचुएशन क्या होती है कि जो एक्सपेक्ट करते हैं उसकी अपोजिट होती है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड होती है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी सिचुएशन है, चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। तो लेंचो जो होता है वो क्या सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है उसने क्या किया है, रेस्ट ऑफ मनी, जो बचे हुआ जो बाकी पैसा था वो ले लिया है। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन वॉज दैट, तो आयरनी सिचुएशन क्या थी, द एम्प्लॉयज़ होम ही कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रूक, है ना, मतलब जो लेंचो जिनको क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रूक, मतलब बदमाशों का झुंड। एंड सस्पेक्टेड ऑफ टेकिंग सम ऑफ द मनी, और उन पर क्या करता है, संदेह करता है कि उन्होंने क्या करा है कि थोड़ा सा पैसा उसमें से निकाल दिया है। वर द सेम पीपल, वही वो लोग थे, हु हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड सेंड हिम द मनी इन द फर्स्ट प्लेस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये वही लोग थे जिन्होंने क्या किया था कि पैसा कलेक्ट किया था, कंट्रीब्यूट किया था, और किसको भेजा था, लेंचो को भेजा था। और यहीं पर ये एक सिचुएशन है जहाँ पर मतलब कि ये लोग सही होते हैं और वहाँ पर लेंचो इसको गलत मानता है। तो चलिए यहाँ पर अब 5th जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या रियल वर्ल्ड में ऐसे लेंचो की तरह लोग होते हैं। वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़, और इस तरह के लोगों को आप क्या कहेंगे। यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, और आप क्या कर सकते हैं कि एक अप्रोप्रिएट वर्ड को बॉक्स में से चूज़ करके इसका आंसर दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कुछ आंसर दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रीडी, नाइव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश और कम्युनल, अनक्वेश्चनिंग। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो है देयर माइट बी अ फ्यू पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड के अंदर हो सकता है शायद लेंचो की तरह लोग हो। तो ही इज़ एन अनक्वेश्चनिंग एंड नाइव काइंड ऑफ
पर्सन। तो देखिए अनक्वेश्चनिंग मतलब जिसको क्या बोल सकते हैं हम, देखिए अनक्वेश्चनिंग जिसको हम बोल सकते हैं निरुत्तर, और नाइव मतलब जो कि एक भोला भाला सा इंसान है। तो इस तरीके का यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो 6 नंबर का है यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व। तो इस स्टोरी के अंदर 2 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। पहला तो है ह्यूमन और नेचर के बीच में द्वंद्व चलता है, युद्ध मतलब, एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स, और ह्यूमन देमसेल्व मतलब सिर्फ इंसानों और इंसानों के बीच में ये द्वंद्व चलता है। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड, और इस तरह के जो मतलब द्वंद्व है उसको किस तरीके से इस स्टोरी के अंदर बताया गया है या इसकी व्याख्या की गई है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं और देखते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलिस्ट्रेटेड बाय, देखिए पहले तो यहाँ पर पहला जो हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट वो है ह्यूमन और नेचर के बीच में। तो देखिए यहाँ पर है पहला द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप। तो जो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि विनाश हो जाना, है ना। सबसे पहले क्या हुआ, लेंचो की क्रॉप्स का विनाश हुआ बाय द हेलस्टॉर्म्स। हेलस्टॉर्म्स जो हुई मतलब कि जो हेलस्टॉर्म सॉरी है ना, तो हेलस्टॉर्म जो हुई मतलब कि जो ओलों की बारिश हुई, उससे क्या हुआ, सबसे पहले तो लेंचो की क्रॉप्स ख़त्म हुई। लेंचो हैड वर्कड रियली हार्ड ऑन हिज फील्ड, और लेंचो ने क्या कहते कि बहुत ज़्यादा उसकी फील्ड पर खेत में वर्क किया था। एंड द हार्वेस्ट वॉज रियली इंपॉर्टेंट फॉर हिम, और जो हार्वेस्ट थी, जो फसल थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ही रिक्वायर्ड द मनी टू फीड हिज फैमिली, और उसको पैसे की ज़रूरत थी अपनी जो फैमिली उसको खिलाने के लिए या उसका पालन पोषण करने के लिए। हाउ एवर, हालांकि द नेचर टर्न वायलेंट, और यहाँ पर क्या हुआ है कि जो नेचर थी वो बहुत अहिंसक हो जाती है, वायलेंट हो जाती है। द रेन वर अकम्पनीड बाय हेल स्टॉर्म, और जो रेन होती है उसके साथ क्या होता है, हेल स्टॉर्म मतलब होता है कि हेल स्टॉर्म मतलब कि उसके साथ में ओले गिरना बहुत चालू हो जाते हैं। विच डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, और उससे क्या होता है कि पूरी क्रॉप्स ख़त्म हो जाती है। द स्टोरी ऑल्सो इलिस्ट्रेट अनदर कन्फ्लिक्ट, तो एक और जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या है, तो देखिए वो है बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स। तो यहाँ पर बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स मतलब इंसानों का ही इंसानों के साथ में एक कन्फ्लिक्ट या एक द्वंद्व जिसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है द पोस्ट मास्टर, मतलब यहाँ पर पोस्ट मास्टर होता है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो कि क्या करता है कि जो अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी मदद से सेंड लेंचो द मनी दैट दे कुड मैनेज टू कलेक्ट। तो देखिए जितना पैसा वो कलेक्ट कर पाते हैं उसको क्या करते हैं, लेंचो के पास सेंड करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो इन एनी मैनर, और वो बिल्कुल भी मतलब लेंचो से रिलेटेड नहीं होते किसी भी तरीके से। अब देखिए क्या बोलता है आगे, इट वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फिशनेस ऑन देयर पार्ट। तो ये बिल्कुल किस चीज़ का एक्ट होता है, विनम्रता का, काइंडनेस का और सेल्फिशनेस का, जिसमें आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि उनका कोई स्वार्थ हो। तो वो एक ऐसा एक्ट करते हैं, है ना। अब यहाँ पर आगे बोला गया है इवन दो दे डिड अ गुड डीड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो एक अच्छा काम करते हैं। गुड डीड का मतलब होता है अच्छा कर्म। तो वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत अच्छा एक काम करते हैं। लेंचो ब्लेम्ड देम, और लेंचो उसके बाद भी क्या करता है, उनको ब्लेम करता है फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, किस चीज़ के लिए, कि थोड़ा सा जो पैसा है वो क्या कर लिया गया है, ले लिया गया है। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक, और उनको क्या बोलता है, बदमाशों का झुंड वो बोलता है। दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन हिज फेलो ह्यूमन्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इंसान होता है उसको अपने साथ वाले पर भी भरोसा नहीं होता है। तो इस तरह की यहाँ पर बात की गई और 2 तरह के कन्फ्लिक्ट यहाँ पर इलिस्ट्रेटेड किए गए हैं, मतलब उनकी व्याख्या की गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ल्ड होता है उसके डिफरेंट पार्ट के अंदर अलग अलग जगह पर स्टॉर्म के लिए अलग अलग नाम होते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, उनके अकॉर्डिंग, मतलब नेचर पर जो नेचर के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है। कैन यू मैच द नेम इन द बॉक्स विथ देयर डिस्क्रिप्शंस बिलो, और जो उनका नीचे डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पर विवरण दिया गया है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर उनको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं। पहला है गेल, जिसको हम बोलते हैं आंधी, है ना, वर्ल्ड विंड, साइक्लोन, हरिकेन, टोर्नेडो और टाइफून। तो यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके अकॉर्डिंग मतलब जो इसका एप्रोप्रिएट वर्ड है उसको हम ब्लैंक के अंदर फिल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव्स इन सर्कल। तो एक स्टॉर्म विंड मतलब बहुत ज़ोरदार हवा चलती है एक सर्कल की तरह और मूव करती है, आगे बढ़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला है साइक्लोन, फर्स्ट में आएगा साइक्लोन। एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़्यादा पावरफुल विंड जिसे हम बोलते हैं, तो वो है गेल, GAL ही उसको हम भरेंगे यहाँ पर।
अब थर्ड नंबर पर जो है अ वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल विंड के साथ, हवा के साथ जो एक आंधी आती है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं नीचे, आप देख सकते हैं ना। तो जो थर्ड वाले का आंसर उसको हम बोलते हैं टाइफून। टाइफून को हिंदी के अंदर हम बोलते हैं प्रचंड तूफान, जो बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है। अब जो फोर्थ नंबर है उसको देखेंगे, अ वॉयलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज़ अ क्लाउड इन द शेप ऑफ अ फनल। तो देखिए एक फनल की तरह शेप होता है और जो इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, क्लाउड की तरह होता है। तो उसको हम यहाँ पर बोलेंगे, देखिए यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है टोर्नेडो, जिसको हम बोलते हैं टोर्नेडो, इसकी हिंदी होती है भवंडर। अब वो फिफ्थ नंबर पर हम चलते हैं, अ वॉयलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। तो जो वेस्टर्न अटलांटिक ओशन होता है उसमें जो स्पेशली जो विंड चलती है, मतलब जो हवाएं चलती है, तूफान आता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर हरिकेन। उसको हरिकेन बोला जाता है, हरिकेन को हम हिंदी में बोलते हैं तूफान। देखिए यहाँ पर सिक्स नंबर का हम देखते हैं, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट जो मूव करती है, इन अ स्पाइनिंग मोमेंट एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर वर्ल्ड विंड, मतलब चक्रवात, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। अब चलिए यहाँ पर दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, तो मैच करनी है यहाँ पर ए से बी कॉलम में मैच करना है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। अब इसको आपको क्या करना है, मैं इसको आपको बस हिंदी समझा दूंगा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर होप जो है, होप के यहाँ पर अलग अलग मीनिंग है। तो देखिए सबसे फर्स्ट है, विल यू गेट द सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज। तो देखिए हिंदी में इसका मतलब होता है कि क्या तुम्हें वो सब्जेक्ट मिलेगा जो तुम चाहते हो कॉलेज में स्टडी करना। आई होप सो, मुझे उम्मीद है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो होप है उसका क्या मीनिंग है, वांटिंग समथिंग, मतलब कोई चीज़ चाहना, टू हैपन की कोई चीज़ हो, एंड थिंकिंग इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये पूरी तरह से पॉसिबल हो। तो यहाँ पर इस तरह का मतलब होप का मीनिंग लिया गया है। अब जो दूसरा वाला है वो है, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग। तो जिस तरीके से तुम बहस करते हो, मैं मतलब उसको पसंद नहीं करता हूँ। एंड क्या बोलता है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम क्या करोगे, डोंट माइंड, मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो होप दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो होप है उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर शोइंग कंसर्न मतलब क्या है कि चिंता जताना, दैट वॉट यू से शुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब द अदर पर्सन, अ वे ऑफ बीइंग पोलाइट। तो मतलब यहाँ पर एक चीज़ की उम्मीद की गई है बीइंग पोलाइट, पोलाइट होने की, और जो भी आप बोलते हैं उससे क्या होना चाहिए कि कोई भी डिस्टर्ब ना हो और किसी को भी उस चीज़ का बुरा ना लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर उम्मीद की गई है। अब देखिए थर्ड नंबर पर है, दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV एड सफ़र्स। तो देखिए ये यहाँ पर बोला गया है कि एक जो ये डिस्कवरी है क्या करिए, एक नई होप देगी, एक उम्मीद देगी HIV एड्स के जो मरीज है, सफ़र है उनको, सफ़र्स को। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन। तो यहाँ पर जो होप का यूज़ किया गया है, यहाँ पर जिस होप की बात की गई है, इसका मतलब ये है कि कोई कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है। गुड विल प्रोबेबली हैपन, निश्चित ही कुछ नया या कुछ अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्थ नंबर पर है, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जज वुड नॉट नोटिस और मिस्टेक्स। तो देखिए यहाँ पर होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब ये है कि देखिए जैसे सपोज आपने कोई गलती करी और यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं कि सामने वाला उस गलती को ना पकड़े, जबकि आप ये जानते हैं कि आपकी गलती जो है वो पकड़ी जा सकती है। तो एक होप के अगेंस्ट आप होप करते हो, आपको मतलब दो तरह की होप होती है, एक तो गलती पकड़ी जा सकेगी और दूसरा आप नहीं चाहते हो कि वो गलती पकड़ा है। विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज़ वेरी अनलाइकली, बिल्कुल अनलाइकली तरीके से किसी चीज़ के होने की मतलब उम्मीद करना, विश करना। अब देखिए फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर है, आई कॉल्ड अर्ली, मतलब मैंने उसे क्या किया, जल्दी कॉल किया, इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर, है ना, कि उससे मेरी बात हो सके, बिफोर शी वेंट टू स्कूल, उसके स्कूल जाने से पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, कि ऐसा कुछ होगा। मतलब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, उसने जल्दी कॉल किया, किस वजह से, कि उसकी बात उससे हो जाएगी, है ना, उस लड़की से या जिससे भी होनी है बात वो हो जाएगी। इस होप में क्या किया गया, कॉल किया गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया इट मे और मे नॉट हैव हैपेंड, हो सकता है ये हुआ हो, मतलब कि उस व्यक्ति की बात हुई हो या बात नहीं भी हुई हो। अब देखिए सिक्स्थ नंबर पर हम देखते हैं, जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर साइक्लोन। तो देखिए जैसे ही सबने उम्मीद छोड़ दी थी, उसके 7 days बाद जो फिशरमैन था वो क्या हुआ, वापस आया। तो देखिए यहाँ पर जो मतलब होप का यूज़ किया गया है वो किस तरीके से किया गया है,
स्टॉप्ड बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन। तो यहाँ पर मतलब एक उम्मीद को ही छोड़ दिया गया है, गिव अप कर दिया गया है कि ऐसी कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है, मतलब कि कोई जो फिशरमैन है वो ज़िंदा यहाँ पर लौटेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। पेज नंबर 9 पर जो है रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज को हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेटिव क्लॉज होते क्या हैं। देखिए यहाँ पर है कि रिलेटिव क्लॉज, सबसे पहले आप एक बात समझिए कि छोटे छोटे क्लॉजेस से मिल करके एक पूरा सेंटेंस बनता है, और अगले सेंटेंस का रिलेशन अगर कोई बताता है तो उसको हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। रिलेटिव क्लॉज के अंदर इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं, हु, होम, हुज, विच, इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं जिसको हम अब आगे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव क्लॉजेस होते क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला है आई ऑफन गो टू मुंबई। मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ। मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई क्या है? कमर्शियल कैपिटल है किसकी? इंडिया की। तो देखिए इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, आई ऑफन गो टू मुंबई, कि मैं मुंबई जाता हूँ, जो कि एक कमर्शियल कैपिटल है किसकी? इंडिया की। तो यहाँ पर जो का सेंस यूज़ किया गया है ना, तो यहाँ पर हम विच लगा करके इसको यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, और जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो यहाँ पर हम रिलेटिव क्लॉजेस का यूज़ करते हैं। विच एक रिलेटिव क्लॉज है जैसा मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड है, माई मदर इज़ गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेरी वेल। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेरी माँ है जो है वो क्या करने वाली है कि एक टीवी शो को होस्ट करने वाली है, जो खाना अच्छा बनाती है, वह खाना अच्छा बनाती है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, माई मदर हु कुक्स वेरी वेल। तो यहाँ पर बोला गया है मेरी मम्मी जो क्या करती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने हु का यूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि हमने रिलेटिव क्लॉज का यूज़ किया गया है। इज़ गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग, जो क्या करने वाली है कि टीवी शो को होस्ट करने वाली है। अब देखिए यहाँ पर एक और बोला गया है, दिस स्पोर्ट्स पर्सन आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो क्या करने वाले हैं, मिलने वाले हैं किससे? प्रेसिडेंट से। उनके जो परफॉर्मेंस थे वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट थे। तो देखिए इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, दिस स्पोर्ट्स पर्सन हुज परफॉर्मेंस, मतलब क्या? जिनका परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हुआ, आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, है ना, किससे मिलने वाला है? प्रेसिडेंट से मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज का यूज़ किया गया है हु लगा करके। तो इस तरीके से सेंटेंस को रिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिलेटिव क्लॉज का यूज़ किया गया है। अब जो हमारा 5th नंबर का है वो है, दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम, जिसको मैंने क्या किया। अब देखिए इसको किस तरीके से बोला जा सकता है रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करते हुए। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, दिस मैन होम आई ट्रस्टेड चीटेड मी। तो देखिए जो इंसान जिसको मैंने ट्रस्ट किया उसने क्या किया? मुझे चीट किया। तो हु लगा करके यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज का यूज़ किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 4th नंबर का एक छूट गया, तो उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। लेंचो प्रेड टू गॉड, लेंचो क्या करता है? भगवान से प्रार्थना करता है। हीज आइज़ सी इनटू आवर माइंड। तो किसके बारे में बात की गई? भगवान के बारे में। जिसकी आंखें क्या करती है? उसकी आंखें क्या करती है कि देख सकती है किसी के व्यक्ति के मन में भी। तो देखिए हुज लगा करके किस तरीके से इसका यूज़ किया गया है, लेंचो प्रेड टू गॉड, लेंचो भगवान से प्रार्थना करता है। हुज आइज़, जिसकी आंखें, मतलब भगवान के लिए बोल रहा है, हुज आइज़ सी इनटू आवर माइंड्स, तो उसकी आंखें जो हमारे मतलब माइंड के अंदर भी देख सकती है। तो जिस तरीके से देखिए ये रिलेटिव क्लॉजेस के कुछ वर्ड्स होते हैं, इसको जब हम लगा देते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने रिलेटिव क्लॉजेस का यूज़ किया है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 10 पर। फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी विथ नेगेटिव वर्ड्स विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज एम्फेटिकली। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ, सबसे पहले समझिए, देखिए जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर किसी न किसी चीज़ की एब्सेंस को बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि मतलब नेगेटिव जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उसको किसी चीज़ पर एम्फेसिस करने के लिए, उस पर प्रभाव डालने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो देखिए ये तो क्वेश्चन से मैं आपको क्वेश्चन और आंसर साथ में दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पर है पहला, द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स। तो ट्रीज़ में क्या हुआ कि उसने क्या करा, ट्रीज़ ने अपनी सारी पत्तियां खो दी। तो इसको इस तरीके से बोला गया, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़, कि पेड़ के ऊपर एक भी पत्तियां नहीं बची है। तो यहाँ पर मतलब इस बात पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला गया है कि पेड़ के ऊपर एक भी पत्तियां नहीं बची है। इस तरीके से यहाँ पर नोट का यूज़ किया गया है किसी चीज़ को एम्फेसिस करने के लिए। अब देखिए एक और, द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ। तो एक लेटर जो था उसको क्या किया गया था, एड्रेस किया गया था मतलब
मतलब गॉड के नाम पर। तो देखिए यहाँ पर इसको किस तरीके से यूज़ किया गया, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कि ये जो लेटर है ये भगवान को लिखे गए लेटर से कम नहीं है, इस तरीके से इस चीज़ पर एम्फेसिस किया गया है। अब देखिए थर्ड नंबर पर यहाँ पर है द पोस्टमैन सो दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो पोस्ट मास्टर है उसने अपने मतलब पहली बार इस तरह का एड्रेस देखता है। तो देखिए इसको इस तरीके से बोला जा सकता है, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो अपने करियर में इस तरह का एड्रेस उसने पहले कभी नहीं देखा है। तो देखिए यहाँ पर या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने ये चीज़ पहले कभी नहीं की, या मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर बोला गया है और चीज़ों पर इस तरीके से नेवर या नेगेटिव वर्ड को यूज़ करके एम्फेसिस किया गया है। अब चलिए पेज नंबर 11 पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर है इन पेयर्स फाइंड मेटाफोर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो। तो देखिए मेटाफोर का मतलब क्या होता है, मैं उसको आपको आगे समझाता हूँ, उससे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो कंप्लीट स्टोरी में जो मतलब जो मेटाफोर दिए गए हैं उसको टेबल कंप्लीट करने के लिए उस वर्ड का हमें यूज़ करना है। ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज़ आर बीइंग कंपेयर्ड। तो ये भी हमें बताना है कि कौन सी क्वालिटी को कंपेयर किया गया है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक आपके लिए कंप्लीट यहाँ पर किया गया है। तो देखिए पहला है क्लाउड, है ना। देखिए सबसे पहला मेटाफोर का मतलब समझिए। मेटाफोर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आप शेर के जैसे हो, और एक मैंने कहा आप शेर हो। तो देखिए अगर पहला वाला जो है वहाँ पर तो मैंने कहा कि आप शेर के जैसे हो, लेकिन दूसरे में मैंने कहा शेर आप शेर हो। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने ये बोला कि आप शेर हो, तो यहाँ पर मेटाफोर मतलब रूपक अलंकार वही का वही रूप मैंने आपको दे दिया, मतलब शेर का रूप आपको दे दिया। तो यहाँ पर मेटाफोर हम उसे बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला है क्लाउड, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। तो देखिए यहाँ पर जो माउंटेन होते हैं, मतलब जो क्लाउड है उसको माउंटेन की तरह बता दिया गया है, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड। तो देखिए जो बादल होते हैं वो कभी भी माउंटेन नहीं होते, लेकिन यहाँ पर उसको माउंटेन की तरह बता दिया गया है कि मतलब जो बादल है वो माउंटेन है। द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वालिटी बताई गई है कि माउंटेन की क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है। तो चलिए अब हम यहाँ पर पूरी आंसर को ही देखते हैं, आंसर वाली टेबल को देखते हैं, तो वो अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया सेकंड है रेन ड्रॉप्स अ कर्टन ऑफ रेन। तो देखिए यहाँ पर क्या है मेटाफोर, अ कर्टन ऑफ रेन मतलब कि एक रेन का पर्दा, मतलब कि पर्दा ही बना दिया गया है रेन को। द ड्रैपिंग और कवरिंग ऑफ एन एरिया बाय कर्टन। तो देखिए एक एरिया है जो क्या कर लिया गया है कि कर्टन की तरह, मतलब कर्टन के जैसी ही उस बारिश ने उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया है। तो इस तरह की क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए एक और है हेल स्टोन्स द फ्रोजन पल्स। तो देखिए यहाँ पर फ्रोजन पल्स बोला गया है मेटाफोर, है ना, मतलब जमे हुए मोती, यहाँ पर इसका ये मीनिंग होता है। तो देखिए क्या बोला गया है, इसकी क्या क्वालिटी बताई गई है, द रिसेम्बलेंस मतलब किसी चीज़ की तरह सादृश्य लगना या उसी के जैसा लगना। द रिसेम्बलेंस इन कलर, तो एक कलर जो बताएगा जैसे कि मोती का कलर होता है वाइट, एंड हार्डनेस ऑफ अ पर्ल। और यहाँ पर जो मतलब जो हेल स्टोन है उसके अंदर मतलब हार्डनेस किसकी बताई गई है, एक मोती की हार्डनेस उस हेल स्टोन के अंदर बताई गई है, मतलब कि ये क्वालिटी इसमें कंपेयर्ड की गई है। अब देखिए यहाँ पर है लोकस्ट्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। तो यहाँ पर मतलब जो टिड्डी दल होते हैं उनका एक आक्रमण या उनका विनाश, इस तरीके की यहाँ पर मतलब मेटाफोर यूज़ किया गया है। तो देखिए द कॉन्सिक्वेंसेस डिस्ट्रक्शंस ऑफ प्लेग, मतलब कि उनके द्वारा जो विपत्ति द्वारा जो विनाश आता है उसकी यहाँ पर बात की गई है, उस तरह की यहाँ पर क्वालिटी बताई गई है। अब लोकस्ट्स यहाँ पर देखिए एक और जो है वो क्या है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। तो यहाँ पर एक बीमारी की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एन एपिडेमिक, इसका मतलब होता है कि अ डिसीज मतलब कि कोई बीमारी दैट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली एंड लीव्स मैनी पीपल डाई। और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको मरने के लिए बीमारी छोड़ देती है। तो यहाँ पर एक बीमारी की भी बात की गई है, प्लेग की। प्लेग जिसे आप जानते हो, एक प्लेग एक बीमारी होती है। तो देखिए यहाँ पर है मैन का जो मेटाफोर है क्या बताया गया है, एन ऑक्स ऑफ मैन, मतलब कि उसको क्या बताया गया है कि बिल्कुल बैल की तरह या ऑक्स की तरह बता दिया गया है। द वर्किंग ऑफ एन ऑक्स इन द फील्ड, मतलब क्या है वर्किंग किसकी, एक जो क्वालिटी बताई गई है किसकी बताई गई है, एक वर्किंग ऑफ एन ऑक्स। तो है ना, वर्किंग जो होती है किसकी, एक ऑक्स की जो वर्किंग होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है ना। तो उसका क्या काम होता है, एक हार्ड वर्क होता है, तो उसकी एक क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।